नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं एडवोकेट अंशुमन श्रीवास्तव सर। काफ़ी वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एडवोकेट ही क्यों? बाकी सारे भी प्रोफेशन थे, आप इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर, लेकिन इसी पेशे का चुनाव आपने क्यों किया? मैं पहले जब शुरुआती समय था मेरे एजुकेशन के टाइम का, उस समय मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा था और लॉ मैंने एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट उसमें चूज़ किया था। होता ये है कि जब भी आप लॉ की बात करते हैं तो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट इतना वाइड एक सब्जेक्ट है ये, जिसमें सामाजिक मुद्दे जुड़े होते हैं, सरकार से संबंधित मुद्दे जुड़े होते हैं, आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं से रिलेटेड मुद्दे जुड़े होते हैं, और उसके बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है सोसाइटी का, वो हमेशा लोगों को आकर्षित करता है इस प्रोफेशन के लिए। तो मुझे भी जब सिविल सर्विसेज के दौरान जब मैंने लॉ पढ़ रहा था, तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉ की तरफ ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और मैंने लॉ को एज अ प्रोफेशन फिर चुना। आपकी फैमिली में भी कोई लॉयर है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो? नहीं मैडम, मैं मेरी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। ओके। जी। आप किस तरह के केसेस हैंडल करते हैं? हम लोग बेसिकली, मैं और मेरी टीम जो है पूरा, हम लोग एसोसिएट्स हैं जितने, हम लोग टैक्सेशन और एक्सीडेंटल क्लेम केसेस छोड़ के बाकी जितनी भी फील्ड है लॉ की, अलग अलग स्ट्रीम है, सिविल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, सर्विस मैटर हैं, उसके बाद में कंज्यूमर फोरम के जो डिस्प्यूट होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं जिसमें दहेज और इनसे रिलेटेड मैटर होते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर होते हैं, लेबर लॉ है, और इसके अलावा दूसरे भी जो लोअर जुडिशरी से जो प्रकरण होते हैं उन हम लगभग सभी केसेस में डील करते हैं। जी। सर, ये देखने में आता है कि कोई भी केस चलते चलते कई बार बहुत टाइम निकल जाता है लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसके पीछे मेन वजह क्या होती है? एक जो अभी वर्तमान में है, जो पिछले कई समय से एक सिस्टम हमारा चला आ रहा है, तो कहीं अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो नेचर ऑफ केसेस नए रेज होते रहे। जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी आजकल, पहले के कुछ समय पहले तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इनसे संबंधित मुद्दों में केसेस नहीं लगते थे, डिज़ाइन एक्ट थे, कॉपीराइट एक्ट थे। तो अब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, तो इन सब एक नए लॉ इमर्ज होते रहे। तो बेसिक कारण मुझे पर्सनली फील होता है, मुझे लगता है कि पुराने समय से जो केसेस चले आ रहे हैं, तो अब वो नए केसेस, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है, नए नए केसेस इमर्ज होते जा रहे हैं, इसलिए कोर्ट में पेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि अब जाकर नए हमारे जो सिस्टम के अनुसार नए जजेस की नियुक्ति हो रही है, नया पूरा कोर्ट के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुराने टाइम पर अगर क्रिमिनल केसेस हो तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मुद्दों में कोर्ट जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या कोर्ट है, उनके पास में कहीं, जो मैं आपको एक पुराने समय की बात कर रहा हूँ, उस दौरान वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसके कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा सिस्टम स्लो हुआ। बट अब ग्रेजुअली धीरे धीरे एक नई सब सिस्टम के साथ में अब जल्दी प्रकरणों का निराकरण हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से जुडिशरी ने, स्पेशल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है लोअर जुडिशरी को भी, और खुद भी कोर्ट उन केसेस में जल्दी निराकरण करने की कोशिश कर रही है। अभी लोक अदालत जैसे चालू हुआ है सिस्टम, तो लोक अदालत में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपसी सहमति से सॉल्व हो सकते हैं, जो पेटी केसेस हैं जिसमें कुछ ज़्यादा केसेस, ज़्यादा सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक नया माध्यम मीडिएशन का और लोक अदालत का जो चालू हुआ है, तो अब जल्दी जल्दी केसेस का निराकरण हो रहा है। सर, एक चीज़ और सुनने में आती है आम आदमी की ओर से कि वकीलों की फीस बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगा हो गया है, तो ये बात कहाँ तक सही है? आप क्या कहेंगे इस पर? ये एक किसी भी वकील की फीस उसका एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, तो मैं इस बारे में कोई किसी भी लॉयर के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता। बट जहाँ तक गरीब लोगों के लिए या आम जन, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में लिटिगेशन कॉस्ट बियर नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने पहले भी, जैसे मैंने कुछ समय 2-3 साल पहले हम लोगों ने हमारे लीगल सेल के माध्यम से, आदरणीय विवेक तनखा सर के माध्यम से,
हमने एक फोरम स्थापित किया था जिसमें हम गरीब लोग जो केस की कॉस्ट बियर नहीं कर सकते या जिनको वकीलों की फीस नहीं दे सकते, उन लोगों को हमने ये कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो हम लोग बिना किसी फीस लिए जो नॉर्मल एक कॉस्ट है, कोर्ट फीस का जो कॉस्ट होती है या जो आपके नॉर्मल टाइपिंग है इन सब की कॉस्ट होती है, तो मिनिमम कॉस्ट में हमने उनके केसेस लड़ने का डिसीजन किया था। और हम अभी भी, यदि मेरे पास भी पर्सनली ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें कोई गरीब वर्ग है या कुछ मामले जनहित से जुड़े हुए मामले हैं या कुछ ऐसे हैं जिसमें कोई व्यक्ति लिटिगेशन कॉस्ट बियर नहीं कर सकता, तो हम लोग भी इसको, चूंकि हम वकील हैं, मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक वकील की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का उसको पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं गरीब वर्ग, उनके हम लोग भी कोशिश करते हैं हमारी तरफ से कि यदि ऐसा कोई केस आता है हमारे पास तो हम बिना फीस लिए उनका काम करते हैं। और यही संदेश मैं दूसरे अधिवक्ताओं को भी दूंगा कि एक वकील जिसको सोसाइटी में एक एजुकेटेड क्लास के रूप में माना जाता है, और आप पुराने भारत के जो पुराने स्वाधीनता से संबंधित आंदोलन रहे तब से लेके आज तक की जनरेशन में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वकील की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही समाज के प्रति, सरकार से जो उनमें एक पार्टिसिपेशन है उसमें, जनता से रिलेटेड मुद्दों में। तो एक वकील को एक लोगों को जागरूक करने के अलावा, कानून का पालन कराने के अलावा, एक ये भी उनकी एक दायित्व है कि वो गरीब लोगों के लिए अगर उचित हो और मुनासिब हो तो उन लोगों के लिए कम कॉस्ट में केसेस लड़ें। सिर्फ कोविड के वक्त जब सब कुछ बंद था तब आपने किस तरीके से वर्क किया? हम लोगों ने हमारे कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ मैं, उन लोगों के अलावा हमारे लीगल सेल है, हम लोगों ने कोशिश करी जहाँ गरीब असहाय वर्ग है उन लोगों को हम जो भी हमारे सामर्थ्य अनुसार उचित मदद पहुँचा सके, हमने ऐसी कोशिश करी पूरी। जी सर, कोविड के बाद अगर हम कोर्ट की जो प्रोसेस होती है वर्क करने की उसकी बात करें तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखेगा, क्योंकि पहले सब ऑफलाइन वे था, कुछ ऑनलाइन। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस बार जो कोविड में जुडिशरी का एक सिस्टम है उससे मैं पर्सनली बहुत प्रभावित हूँ। अभी आप देखेंगे कि अभी इस कोविड दौरान जो भी वर्चुअल हियरिंग से हमारी सुनवाई हुई केसेस की, उसमें कोर्ट्स ने, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर जुडिशरी हो, उन्होंने तेजी से मुकदमे का निपटारा किया है। और वो सिस्टम जो वर्चुअल हियरिंग का चालू है उससे पर्सनली मैं इसलिए ज़्यादा बिलीव करता हूँ या ज़्यादा बेहतर मानता हूँ क्योंकि उसमें आपके वर्क करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है और एक इजी एक सिस्टम है जिसमें आपकी हियरिंग जो जनरली फिजिकल हियरिंग होती है उससे मिलती जुलती, तो ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब हम एक कंप्यूटराइजेशन की तरफ पूरा वर्ल्ड जा रहा है तो वहाँ पर इस सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार को और जुडिशरी को मिलकर इस वर्चुअल हियरिंग के लिए कि ये कैसे और स्मूथ हो सके इस पर कार्य करना चाहिए। जी सर, कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, तो आपके हिसाब से कितना सही है और उसमें कुछ और इंक्लूड करने की ज़रूरत है? कोविड का मैडम समय ऐसा रहा कि ये एक बड़ा मतलब ऐसी विपदा है जो किसी भी मानव जाति ने कभी सोची नहीं थी और इस दौरान अनएक्सपेक्टेड रूप से जिस तरह से संक्रमण फैला तो उसमें सरकार की भी कुछ कहीं गलती रही कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिस समय उनके पास में इंटीमेशन था इस तरह के संक्रमण फैलने का, उस दौरान इनिशियल डेज पे उन्होंने कोई पॉलिसी या कोई उन्होंने गाइडलाइंस इशू नहीं करी जिसका भुगतान हमको लेटर स्टेज पे करना पड़ा जब हमारे पास में अस्पताल का प्रबंध नहीं था, हमारे पास मेडिसिन जो उससे रिलेटेड मेडिसिन है उसका कोई हमारे पास प्रोडक्शन की कोई जानकारी नहीं थी, लोगों तक आम जन के पास या गरीब लोगों के पास में कैसे बेहतर रूप से चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हो सके इस बारे में गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस शुरू में नहीं थी, जिसके कारण हमने कई लोगों को कोविड के दौरान खोया है। और कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को दोषी नहीं मानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसके लिए पहले से तैयार होकर पूरी एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी। सर, एक सवाल सामने आता है कि अपराधों का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है और कोविड के बाद कई केसेस सामने आने लगे हैं कि किसी ने कुछ किया है या कुछ किया है, तो किस तरह से हम इन पे रोक लगा सकते हैं? अपराधों को रोकने का सबसे बड़ा एक जो
एक सजेशन मेरी तरफ से है कि आपको कानून में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। आप देखेंगे दूसरी कंट्री से अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, आप दुबई के लॉज देखिए, अमेरिका का, ब्रिटेन के लॉज, जो क्रिमिनल से रिलेटेड मामले हैं, उसमें वहाँ पर किसी भी अपराध की सज़ा इतनी कठिन और इतनी मैसेज वाली होती है कि कोई भी आम व्यक्ति वो अपराध करने के पहले 10 बार सोचता है। हमारे यहाँ पर एक बड़ा इशू ये है कि जो भी हमारे क्राइम से रिलेटेड कानून बने हैं, वो चाहे सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, या पुराने जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड जो लॉ हैं, वो सब अंग्रेज शासन के दौरान के हैं। तो एक महत्वपूर्ण सुझाव मेरा ये है कि उन कानूनों में आज बहुत ज़रूरी है कि उन कानूनों को स्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके पहले उसको सोचना पड़े कि यदि मैंने ये अपराध किया तो मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो वो उसका पूरा अनुसंधान इस प्रकार से कर सके कि कोई आरोपी उसमें किसी प्रकार से उसको कोई मदद नहीं मिल सके, कोई लाभ नहीं मिले उसे। सर, लॉयर होने के साथ साथ आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप समाज सेवा करते हैं? मैं कई सारे ऐसे संगठन हैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जिनके साथ मिलकर हम गरीब लोगों को ठंड का समय हो तो उस समय हम इन लोगों को सर्दी के कपड़े देने की कोशिश करते हैं, बरसात के टाइम में तो हम लोग बरसाती देने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीब वर्ग है, उनको प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं मैं भी मेरी तरफ से प्रयास करता हूँ कि इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं, उसमें एक नागरिक होने के नाते और एक वकील होने के नाते मेरा जो उत्तरदायित्व है उसका पूरा निर्वहन कर सकूं। जी सर, समाज सेवा का जो जज्बा है वो कैसे आया आपके अंदर? कब कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ हुई जिसके बाद आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? मैं समाज सेवा करने की जो एक मेरे अंदर मोटिवेशन जागा, वो 2 लोगों के कारण है। एक मेरे प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय विवेक तनखा सर, जो पूरे मध्य प्रदेश में सामाजिक, मुझे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्य किए होंगे। और दूसरा, मुझे मेरे पिता से इस सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिली है, जिन्होंने हर समय कोशिश करी कि वो उनके जो समाज के प्रति जो कार्य कर सकते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे जिन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। और मैं कोशिश करूँगा आगे भी कि मेरी तरफ से सामाजिक कार्यों में या जनहित में या आम लोगों के लिए या गरीब वर्ग के लिए जो बेहतर मुझसे मदद हो सके कि उसकी पूरी कोशिश करूँगा। और इसके लिए मैं लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास करता हूँ। हम लोगों का ग्रुप है पूरा, जो हम कभी भी अपनी तरफ से हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं, जिसका कभी हम एडवर्टाइजमेंट या इस तरह के नहीं करते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा मदद हो सके। जी, कोविड के टाइम पर किस तरह से आपने समाज सेवा की और इस वक्त में आपका बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा? हमने कोविड के समय जो पलायन, जो मजदूर जैसे थे, अप्रवासी जो इंटर स्टेट मजदूर थे, वो उस मध्य प्रदेश से कई लोग महाराष्ट्र की तरफ या आगे किसी राज्य में गए, तो हमने उन लोगों को खाने उपलब्ध कराने की कोशिश करी संस्था के माध्यम से। उसके अलावा हमने दूसरे कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर हमने भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद में मास्क और सैनिटाइजेशन के लिए हमने लोगों को जागरूक किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। और अभी हाल ही में हमने आदरणीय विवेक तनखा सर की उपस्थिति में हमने इंदौर के जितने युवा हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपने क्षेत्र में या अपने लोगों के बीच में जाकर मानव सेवा करी, हमने उन सभी लोगों का सम्मान किया है इंदौर प्रेस क्लब में, ताकि और जो दूसरे लोग हैं, दूसरा युवा वर्ग है, उन लोगों को इस चीज़ की प्रेरणा मिल सके। कई ऐसे लोग हमने उस सम्मान के दौरान आए हमारे सामने, कुछ लोगों के नाम, जिन्होंने अपने घर से पैसे लगाकर गाड़ी खरीदी और लोन लेकर, और उन्होंने लोन लेकर गाड़ी खरीद के वो गरीब बस्तियों में दी, जिसको एम्बुलेंस के रूप में उन्होंने उपयोग किया। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में एक तरह से अपने घर पूरा उन्होंने डोनेट कर दिया खाने उपलब्ध कराने के लिए लोगों को। एक मेरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो जानवर उस समय शहर के अंदर भूखे घूम रहे थे, उनकी सेवा करी। एक यंग लड़की है
तो ऐसे सब कई सारे लोगों को हमने अभी सम्मान किया है, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके और जो युवा वर्ग है वो लोग सामाजिक सेवा और मानव सेवा के प्रति उनमें कुछ एक जागरूकता जागे। जी। सर, एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि समाज में हमें किन बदलावों की ज़रूरत है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका जो पेशा है तो आप काफ़ी हद तक समाज से जुड़े हुए हैं। कई केसेस आपके सामने आते होंगे जहाँ दहेज के पीछे कुछ हो रहा है या कुछ और कारण है। तो क्या चेंजेस हैं जो हम ला सकते हैं? एक जुडिशरी समाज, इससे कैसे जी, help समाज में जो अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से महिलाओं के और बच्चों के प्रति जो अत्याचार होना चालू हुए जी। हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है और इस तरह के लोगों के प्रति कानून को और सरकार को उनके खिलाफ ठोस एक्शन ले सके, समाज इसके लिए जागरूक हो सके। और जहाँ भी हम देखते हैं अभी पिछले कुछ समय से कि नाबालिग बच्चों के साथ में और महिलाओं के साथ में अलग अलग जघन्य अपराध हो रहे हैं, जी। तो उसके लिए ये जिम्मेदारी हमारे समाज के लोगों की भी है कि वो जागरूक हों और सरकार और कानून की जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी ये कि ये इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसमें कुछ ठोस ऐसे निर्णय लें जिससे व्यक्ति महिलाओं के प्रति और नाबालिग बच्चों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोक सकें। जी। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो युवा हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद को प्रिपेयर करें ताकि आगे चलकर सोसाइटी को वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें? मेरा सभी जो युवा हैं उनके लिए सबसे पहले संदेश ये है कि अपने करियर में उन्हें जो भी करना है उसका निर्धारण पहले कर लें, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि हम कई बार जो युवा हैं जैसे उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है तब उनके पास में उन्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है इस बारे में हमारे यहाँ पर कोई गाइडेंस और किसी प्रकार का अवेयरनेस नहीं है। तो जब तक कोई युवा ये डिसाइड नहीं करेगा कि उसे उसमें उसकी काबिलियत अनुसार उसको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो सबसे पहला निर्णय या सबसे पहला उसको आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। और उसमें क्या होता है कि यदि आप उसको आत्मावलोकन नहीं करेंगे तो आपके 2-3 साल 4 साल जो खराब होते हैं ये डिसाइड करने में कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है या समाज के प्रति आपकी क्या जवाबदारी है। इन जो 3-4 साल का जो पीरियड होता है वो कभी वापस नहीं आता और वो बेसिक समय रहता है। तो मेरा सभी युवाओं को ये संदेश है कि सबसे पहले वो कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप 100% एफर्ट दे सकते हो, और वो ही प्रोफेशन चुनें जिसमें आप मन लगाकर उस प्रोफेशन को अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के कर सकते हो। और सेकंड, जो भी प्रोफेशन चुनना हो उसका अवलोकन आप अपनी शिक्षा के 11वीं-12वीं के दौरान उनको इस चीज़ का अवलोकन कर लेना चाहिए, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले 2-3 साल में उनको बेसिक एक उनके पास में एक आधार मिले। एडवोकेट अंशुमन श्रीवास्तव सर ने हमें कई सारी बातें बताई, किस तरह से उनका इंटरेस्ट आया इस फील्ड में और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं ये भी सर ने बताया। सर समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए घमासान.com। थैंक यू सर। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.